हेलो एवरीवन, आज हम इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर लेके आए हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 80% क्वेश्चन इस मॉडल पेपर से आने की उम्मीद है। तो हम चलते हैं मॉडल पेपर की तरफ, क्लास 12 के इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले तो आपको जब पेपर मिले तो उस पेपर पे पूरा पढ़ लीजिए कि समय कितना दिया है और कितने नंबर का है। और सामान्य निर्देश में भी ज़रूर पढ़िएगा कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। फिर उसके बाद थर्ड है, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय हैं जिनका केवल सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न संख्या 11 से 18 तक अति लघु उत्तरीय हैं जिनका उत्तर केवल लगभग 60 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 19 से 24 तक लघु उत्तरीय है जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 150 शब्दों में। और प्रश्न संख्या 26 से 28 तक दीर्घ उत्तरीय हैं। ये मिसप्रिंट हो गया है, दीर्घ उत्तरीय हैं जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 300 शब्दों में लिखना है। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है। यहाँ पे हम ये बताना चाहेंगे कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय के आंसर बहुत लंबे हैं, तो वीडियो इससे बहुत लंबी हो जाएगी। जिस व्यूअर को कोई भी क्वेश्चन लघु में या दीर्घ में आंसर चाहिए तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए तो हम उसका क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दे देंगे। और सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से सारे क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। बहुविकल्पीय प्रश्न है, निम्न में से सही विकल्प चुनिए। पहला है, कुल उपयोगिता वक्र ए सदैव ऊपर उठता हुआ होता है, बी सदैव नीचे गिरता हुआ होता है, सी प्रारंभ में ऊपर उठता है फिर नीचे गिरता है, डी इसकी रचना नहीं की जा सकती। तो आंसर सी सही है, प्रारंभ में ऊपर उठता है फिर नीचे गिरता है। प्रश्न 2 है, सामान्यतः एक वस्तु का मांग वक्र होता है ए एक्स अक्ष के समानांतर, बी वाई अक्ष के समानांतर, सी बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ, डी बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता हुआ। तो आंसर सी सही है, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ। थर्ड क्वेश्चन है, उत्पत्ति वृद्धि वर्धमान प्रतिफल नियम में ए सीमांत उत्पाद में वृद्धि होती है, औसत उत्पाद ऋणात्मक होता है, कुल उत्पाद नहीं बढ़ता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर ए सही है, सीमांत उत्पाद में वृद्धि होती है। प्रश्न 4 है, कच्चे माल की कीमत है ए स्पष्ट लागत, बी अस्पष्ट लागत, सी सामान्य लागत, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए सही है, स्पष्ट लागत। पांचवा है, सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ है ए किसी देश में गृहिणियों द्वारा दिए गए कुल उत्पादन का मूल्य, बी घरेलू उपयोग के लिए किए गए उत्पादन का कुल मूल्य, सी किसी देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का कुल मूल्य, और डी है कृषि उत्पादन का कुल मूल्य। तो आंसर सी सही है, देश की सीमा में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। प्रश्न 6, भारत में 100 रुपये के नोट का निर्गमन कौन करता है? ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा केंद्र सरकार, तीसरा भारतीय रिजर्व बैंक, चौथा इनमें से कोई नहीं। आंसर 3 सही है, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है? आंसर है ए क्रेताओं की अत्यधिक संख्या, बी अकेला विक्रेता, सी समरूप वस्तुएं, डी फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश। आंसर इसमें बी सही है, अकेला विक्रेता। आठवां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को निम्नलिखित में से किससे निर्धारित किया जाता है? ए सकल घरेलू उत्पाद, बी विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय, सी देश की सीमा में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, डी सकल घरेलू उत्पाद प्लस मूल्यह्रास। आंसर सी सही है, देश की सीमा में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। 9 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के समाधान हेतु ये थोड़ी स्पेलिंग में स्प्रिंट हुई है, समाधान हेतु उठाया गया कदम नहीं है? तो ए है निर्यात प्रोत्साहन, बी आयात प्रोत्साहन, सी विदेशी निवेश नीति का उदारीकरण, डी चालू खाते में रुपयों को पूर्ण परिवर्तनीय करना। तो आंसर भी सही है, आयात प्रोत्साहन।
10वां है औसत उपभोग प्रवृत्ति बराबर होती ए सी अपॉन वाई, बी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, सी वाई अपॉन डेल्टा सी और डी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा सी। तो आंसर ए सही है, सी अपॉन वाई। अति लघु प्रश्न में 6 प्रश्न हमने यहाँ पे दिए हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। इन सभी 6 प्रश्नों का आंसर हमने दिया है। तो इसमें स्लाइड वाइज आपका जो है पीपीटी पे ये आंसर दिए हुए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। प्रश्न 11 है, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है? आंसर है, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण के रूप में अर्थशास्त्र केवल मदों के मध्य कारण और प्रभाव संबंध को परिभाषित करने तक सीमित रहता है। इसका संबंध क्या है से होता है। 12वां प्रश्न है, सीमांत उपयोगिता को परिभाषित कीजिए, 3 नंबर का है। या सीमांत तुष्टिगुण का अर्थ स्पष्ट करिए। ये बहुत सारे वर्षों में आ चुका है, इस साल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु के निरंतर उपभोग से प्रत्येक एक इकाई के बाद अगली इकाई की उपयोगिता कम हो जाती है, अतः उपभोग की गई इकाइयों में से अंतिम इकाई को सीमांत इकाई कहा जाता है तथा इस सीमांत इकाई के उपभोग से जो तुष्टिगुण प्राप्त होता है उसे सीमांत तुष्टिगुण या उपयोगिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, स्थानापन्न को परिभाषित कीजिए। ऐसी 2 वस्तुओं के उदाहरण दीजिए जो एक दूसरे के स्थानापन्न हैं, या स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं, 2023 में आ चुका है, तो इस साल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आंसर, स्थानापन्न वस्तुएं वो होती हैं जिन्हें एक के बदले दूसरे स्थान पर उपयोग किया जा सकता है। उदाहरणार्थ चाय व कॉफ़ी तथा पेन व पेंसिल। 14वां प्रश्न है, उत्पत्ति ह्रास नियम का कथन लिखिए। आंसर है, उत्पत्ति ह्रास नियम का कथन है कि जब किसी एक साधन की मात्रा में लगातार वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में वृद्धि घटती दर से होती है। ये नियम तब लागू होता है जब अन्य साधनों की मात्रा को स्थिर रखा जाता है। उत्पत्ति ह्रास नियम के बारे में ज़्यादा जानकारी, जब किसी ज़मीन के टुकड़े पर श्रम और पूंजी की मात्रा बढ़ाई जाती है तो उत्पादन में वृद्धि घटती दर से होती है। जब किसी एक साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो श्रम की उत्पादकता कम होती जाती है। उत्पत्ति ह्रास नियम भूमि पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां, वैज्ञानिकता की दृष्टि से बाजार का वर्गीकरण कीजिए। आंसर, पहला, अधिकृत या उचित बाजार। अधिकृत बाजार में सरकार द्वारा अधिकृत दुकानें होती हैं तथा वस्तुओं का क्रय विक्रय नियंत्रित मूल्यों पे होता है। दूसरा, चोर बाजार। युद्ध काल अथवा महंगाई के समय में वस्तुओं की कमी एवं अन्य कारणों से वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं, तब सरकार वस्तुओं के मूल्य नियंत्रित कर उनके वितरण की व्यवस्था करती है। तीसरा, खुला बाजार। जब बाजार में वस्तुओं के मूल्य पर सरकार द्वारा कोई नियंत्रण नहीं होता तथा क्रेताओं और विक्रेताओं की परस्पर प्रतियोगिता के आधार पर वस्तुओं का मूल्य निर्धारण होता है, तब इस प्रकार के बाजार को खुला या स्वतंत्र बाजार कहते हैं। 16वां है, सकल निवेश को परिभाषित कीजिए। आंसर है, सकल निवेश का मतलब है अर्थव्यवस्था में नई पूंजी पर खर्च की जाने वाली कुल राशि। इसमें पूंजी मूल्यह्रास का अनुमान भी शामिल होता है। सकल निवेश में मौजूदा पूंजी स्टॉक में होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखा जाता है। सकल निवेश में मशीनरी, उपकरण, भवन और बुनियादी ढांचे जैसी चीज़ों पर खर्च शामिल होता है। फिर है, बैंक क्या है? आंसर है, बैंक उस वित्तीय संस्था को कहते हैं जो जनता से धनराशि जमा करने तथा जनता को ऋण देने का काम करती है। लोग अपनी बचत राशि को सुरक्षा की दृष्टि से अथवा ब्याज कमाने हेतु इन संस्थाओं में जमा करते हैं। आवश्यकता अनुसार समय समय पर निकालते रहते हैं। अति लघु प्रकार में 18वां और अंतिम क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन में अतिरेक क्या है? आंसर है, जब किसी देश का कुल निर्यात उसके कुल आयात से ज़्यादा होता है तो इसे भुगतान संतुलन में अधिशेष कहते हैं। ये किसी देश की आर्थिक वृद्धि को दर्शाता है। भुगतान संतुलन में अधिशेष होने के कारण देश अपने घरेलू उत्पादन को वित्त पोषित कर सकता है और देश दूसरे देशों को उधार दे सकता है। फिर आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें हमने आंसर नहीं दिया है, लेकिन जो प्रश्न का आंसर आपको ना मिले आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। 19वां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु पे प्रकाश डालिए। फिर है, सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता के विभिन्न संबंधों को स्पष्ट कीजिए। ये सारे क्वेश्चन 6-6 नंबर के हैं, तो इसको बहुत ध्यान से आप आंसर लिखिएगा और टू द पॉइंट आंसर लिखिएगा बोर्ड में। 21वां क्वेश्चन है, मांग में परिवर्तन एवं मांगी गई मात्रा में क्या अंतर होता है, बताइए।
22वां है समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ को स्पष्ट करते हुए परिभाषित कीजिए। 23वां है क्षेत्र के आधार पर बाजारों का वर्गीकरण कीजिए। 24वां है वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं, इसके दोषों को का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो एक बात यहाँ हम नोट कराना चाहेंगे कि ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, हमारे प्लेलिस्ट में आप चले जाइएगा, प्रश्नोत्तर में समष्टि अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र या नोट्स में चले जाइए, इसकी भी प्लेलिस्ट है। तो आपको ज़रूर ये इस टॉपिक पे आपको इस क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय आता है, इसमें 3 क्वेश्चन करने होते हैं। उत्पत्ति ह्रास नियम की रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट व्याख्या कीजिए, या इन दोनों में से एक करना है। अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की अवधारणा को समझाइए। न्यून मांग को ठीक करने के मात्रात्मक और गुणात्मक उपायों की चर्चा कीजिए। तो इसमें से एक प्रश्न करना है। फिर 26वां है उत्पादन लागत से आप क्या समझते हैं। कुल स्थिर लागत तथा कुल परिवर्तनशील लागत में संबंध स्पष्ट करिए। या फिर उसके नीचे जो दिया है राष्ट्रीय आय की विभिन्न संकल्पनाओं का वर्णन कीजिए। हर साल ये प्रश्न जरूर आता है, तो ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन लिख लिख के याद करिएगा। 27वां क्वेश्चन है सरकारी बजट क्या है, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। अथवा इसके बाद भुगतान संतुलन, ये किसी न किसी रूप में आपके प्रश्न पत्र में ज़रूर आता है हर साल, या तो लघु में या अति लघु में या दीर्घ में। इस साल के लिए ये दीर्घ के लिए इम्पॉर्टेंट है। भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं। व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में भेद कीजिए। तो आशा करते हैं कि आपको मेरा पहला मॉडल पेपर अच्छे से देख लिया होगा। इसमें जो क्वेश्चन नहीं आते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, मैं उसके आंसर आपको अलग से भेज दूंगी या उसका वीडियो बना के आपको दे दूंगी। वैसे मैंने जैसे कि बताया है कि ये सारे क्वेश्चन और नोट्स जो हैं प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया है आपको, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया है तो ज़रूर कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।